इस दुनिया में मौजूद हर इंसान का एक हसीन ख्वाब है और वो ख्वाब ये है कि एक आजाद मुल्क हो, वहां पर उसकी जमीन हो और उस जमीन पर उसका एक प्यारा सा घर हो। ये एक ऐसा हसीन ख्वाब है जो इस धरती पर मौजूद हर इंसान देखता है, लेकिन इस उम्मीद से ख्वाब देखना और फिर उन्हीं ख्वाबों से उम्मीदें लगाना सरासर बेवकूफी है। एक बहुत मशहूर मकूला है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन सबको पता है कि उम्मीद एक दिन टूटने वाली है। दोस्तों, एक इंसान ने एक उम्मीद की और फिर उस इंसान ने फ्रीलैंड के नाम से उम्मीद पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी को दी। और ये एक ऐसी कौम है कि किसी तीसरे इंसान की उम्मीद पर इन्होंने भी अपनी उम्मीदें डाल दी और अब उस उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद वो उम्मीद कभी पूरी हो। मगर इसमें अलमिया ये है कि ना तो कोई फैक्ट्स और रियलिटी पर बात करता है और ना कोई बात करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ना तो कोई सवाल पूछता है और ना कोई जवाब देने की जहमत करता है। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में मैं आपकी फ्रीलैंड की वो उम्मीद जो आपने किसी की उम्मीद पर लगाई है, उसको मैं आराम से उसकी हकीकत आपके सामने रख देता हूं कि क्या कोई फ्रीलैंड बन सकता है या नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, और अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसके क्या क्या हकायक। फ्रीलैंड के थिंकर यानी मुफक्कर का नाम है बाबर जॉर्ज भट्टी। बीजी भट्टी के नाम से इनका फेसबुक पर पेज है और ये अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। मैं इनको जाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन 1-1.5 साल पहले फेसबुक पर मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी थी जहां पर ये फ्रीलैंड के बारे में और क्रिश्चियंस पर होने वाले जुल्मों के बारे में बात कर रहे थे। और इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से मुल्क होना चाहिए फ्रीलैंड के नाम से, जहां पर वो आजादी के साथ रह सके और जो जुल्म उन पर पाकिस्तान में हो रहे हैं उन जुल्मों से को छुटकारा दिलाया जा सके। अब अगर बाबर जॉर्ज भट्टी साहब के नजरिए को देखा जाए तो वो इज्जत के काबिल है, बिकॉज उनके दिल में अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा दर्द है, हमदर्दी है और वो कुछ करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कोई 1.5-2 साल पहले या फिर उससे भी कुछ पहले उन्होंने फेसबुक कैंपेन के जरिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना शुरू किया और एक नजरिया उनके सामने रखा कि आप लोग जो यहाँ पर जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, आए दिन आपके खिलाफ कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है और आपकी कम्युनिटीज को, इलाकों को जला दिया जाता है, सजाएं दी जाती हैं खतरनाक किस्म की, तो मैं चाहता हूं कि हम ये इरादा करें और कोशिश करके हम फ्रीलैंड हासिल करें। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर जॉर्ज भट्टी साहब को लगता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में सेफ नहीं है। वहां पर पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स का ये बयान है कि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफेस्ट हैं और हम में हर तरह की मजहबी आजादी भी है और हम ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो जॉर्ज भट्टी साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर जो पाकिस्तान के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं या फिर वो रिलीजियस हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये फैसला इनको करना चाहिए, अवाम को पूछना चाहिए या फिर किसी को बता देना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है या मैं सच्चा हूं या वो झूठ बोल रहा है, मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अलमिया ये है कि हम लोग लाडली कौम है, हम लोग ना तो पास्टर साहिबान से पूछते हैं और ना ही बाबर जॉर्ज भट्टी साहब से कि अगर आप फ्रीलैंड बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या प्लान है, कैसे करेंगे आप और ये कब तक प्लान मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरी तरफ पास्टर साहब से भी नहीं पूछते कि अगर आपको लगता है कि आप हमें यहाँ पर महफूज रख सकते हैं या फिर आप बयान दे रहे हैं कि हम यहाँ पर महफूज हैं, तो कैसे महफूज हैं। शांति नगर, जड़ावाला और ऐसे लाखों वाकयात हैं जो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ हो चुके हैं, तो आप हमें जवाब दें कि सिर्फ आप सेफ हैं या पूरी कम्युनिटी सेफ है। और आप सेफ हैं तो हम कैसे सेफ हो गए, अगर हम सेफ हैं तो ये तमाम तर वाकयात किस तरह वकूफ पजीर हो जाते हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कोई भी अगर जुर्रत करके ऐसे लोगों से कोई सवाल पूछ लेता है तो दोनों पार्टीज का एक ही जवाब होता है और वो बिब्लिकल आयात होती हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह आयात पेश करके सच्चे हो जाते हैं। तो अब हम जैसे लोग जिनको सवाल करने की आदत है, उनको कैसे पता चलेगा कि हकीकत क्या है और जो फेक चीजें हैं, जो झूठ बोल रहे हैं या जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो क्या है। तो दोस्तों, आज हम बाइबल की बातें नहीं करेंगे, आज हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज, बेसिक चीजों की बात करेंगे कि किस तरह से एक मुल्क बनता है, किस तरह से एक नेशन फॉर्म होती है। एक मुल्क को बनाने के लिए कितने कितने अखराजात आ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस तमाम जो हमारी रिसर्च है, बहुत मेहनत करके मैंने तमाम फैक्ट्स पर काम किया है, तो आपसे गुजारिश है कि गौर से इस वीडियो को सुनेगा और जो फ्रीलैंड के हामी हैं वो भी काइंडली मेरी वीडियो को पॉजिटिवली देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा और उसके बाद सवाल पूछें, देखें या आपके कोई जज्बात से खेल रहा है, आपको चूरन दे रहा है या फिर सच में ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जून 1945 को यूएन के चार्टर में सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट शामिल कर दिए गए थे, जिसके मुताबिक एक पॉपुलेशन को ये हक है, ये राइट है कि वो खुद फैसला कर सकती है कि वो कैसे और किसके अंडर रहना चाहती है। इस तरह आपको भी ये हक है कि आप एज अ कॉम, एज अ नेशन या एज अ कंट्री कहीं भी किसी वक्त भी अपने आप को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपकी कोई बात को कोई भी सीरियसली ना ले, जिसका सीधा और साफ लफ्जों में ये मतलब है कि एज अ नेशन आपकी कोई कानूनी वैल्यू मौजूद नहीं है। देखो, बेशक एक नई कंट्री बनाना कहीं किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस है जहां पर जरूरत होती है एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर की।
देखिए, कंट्री फॉर्मेशन के लिए हजारों रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना लगभग सुपर पावर्स के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन आज मैं आपको एक कंट्री फॉर्मेशन का बेसिक ढांचा जो होता है ना, जो बेसिक चीजें होती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो बेसिक भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ जिसके लिए कंट्री के लिए क्लेम करना आसान हो जाता है कि वो एक आजाद नेशन है या फिर एक आजाद रियासत है। तो सबसे पहली चीज है, आपके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरी है, आपके पास डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। तीसरी, आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन रख सके, उनके साथ बातचीत कर सके, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर सके। बॉब डेलन का कहना है कि टू लिव आउटसाइड द लॉ यू मस्ट बी ऑनेस्ट। द सेम थॉट्स होल्ड्स ट्रू फॉर फॉर्मिंग अ माइक्रोनेशन। तो सबसे पहले बेसिक रीजन को जांच लेते हैं कि परमानेंट पॉपुलेशन। आपको कोई भी कंट्री अगर क्लेम करना है कि आप एक आजाद नेशन है, तो सबसे पहले आपको एक पास एक परमानेंट पॉपुलेशन, एक खास आबादी आपके पास होनी चाहिए जिसको लेकर आप अफरादी क़ुव्वत को जाहिर करके एक लैंड पर बैठकर वहां पर आजाद नेशन अपने आप को डिक्लेयर कर सकें। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिश्चियंस की बात करें तो यहाँ पर क्रिश्चियंस को तो छोड़े, हमारे रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स का एक नजरिया नहीं है। एक कह रहा है कि हम यहाँ पर सेफ है और दूसरा कह रहा है कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और बाहर बैठे लोग जो नजरिए पे नजरिए दे रहे हैं, उनका भी कहना है कि आप लोग यहाँ पर सेफ नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि हम पहले खुद ही फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं रहना। तो सबसे पहले जरूरत है इस आइडिया को, इस सोच को पक्का करने की, सब क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक साइड पे करने की कि आया हमें यहाँ पर रहना है या नहीं, हम पर जुल्म हो रहा है या फिर हम यहाँ पर सेफ हैं। तो दोस्तों, ये करना सबसे पहली बात थी जो आई थिंक फ्री लैंड के जो मुफक्कर हैं उन्होंने शायद ये सोचा हो, लेकिन उनको पता है ये होना नामुमकिन है। तो फ्री लैंड की बेसिक जो चीजें हैं वो नामुमकिन नजर आ रही हैं। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर में लिस्ट नंबर 2 पर है, आपके पास डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। और जमीन हमें 3 तरीकों से मिल सकती है। पहला तरीका यह है कि हम किसी से जमीन छीन ले, लेकिन उसके लिए आर्मी, उसके लिए नेवी, उसके लिए एयरफोर्स, बहुत सारी फोर्स आपको चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, इसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ चाहिए। तो वो तो आप भूल ही जाए, इस बात को तो छोड़ दें। दूसरी बात, दुनिया में कुछ ऐसी जगहों को ढूंढना चाहिए जो अब तक अनक्लेम्ड है, जो अब तक खाली पड़ी है, जहां तक बहुत सारे लोग नहीं रहते, जो खाली जगह पड़ी है। तो पहली जगह मेरे ज़हन में आती है वो है अंटार्कटिका। वहां पर लोग ना रहने के बराबर हैं, बिकॉज वहां का जो टेम्परेचर है बहुत लो है, इंसानी जिस्म वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए आप वहां पर जाने का सोच सकते हैं, वहां पर फ्री लैंड बनाने का सोच सकते हैं। लेकिन रुकिए, वहां पर भी एक प्रॉब्लम है। अंटार्कटिका को दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेशन हैंडल कर रही है, उनको मैनेज कर रही है। और वहां पर हालत ये है कि अगर आप वहां पर अपने हाथ से एक पौधा लगाकर अगर ये क्लेम करें कि ये पौधा मेरा है, तो आप वहां पर मिलेंगे ही नहीं। आपका क्या हाल होगा आपको ये पता ही नहीं। दुनिया में एक जगह और है जो अब तक अनक्लेम्ड है, लेकिन बाय द वे कुछ कंट्रीज ने क्लेम किया, लेकिन वो बहुत वीक है और वहां पर रह भी नहीं सकती। ये जगह है मिस्र और सूडान के दरमियान एक रेगिस्तानी इलाका है जिसका नाम है बीर ताविल, और ये रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर इंसान ना होने के बराबर रहते हैं। वहां पर हम फ्रीलैंड बनाने की सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारा रहना मुश्किल है क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है, ना पानी है, ना खुराक है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि फ्रीलैंड का आइडिया कैंसिल कर देना चाहिए। जो तीसरा रास्ता है वो है रास्ता, दुनिया में बहुत सारे आइलैंड हैं जो आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और वहां पर पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी को ले जाकर वहां पर बसा सकते हैं। लेकिन ये इतना महंगा तरीन काम है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर इसको करना चाहे तो वो भी इस पर बहुत देर तक सोचेगी, बिकॉज एक आइलैंड अरबों डॉलर्स में खरीदना, उसके बाद अरबों डॉलर्स लगाकर यहाँ से क्रिश्चियंस को लेकर जाना, और यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, यहाँ पर सालों लग जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से सारे क्रिश्चियन एक बार कहेंगे कि हम चले जाएं क्योंकि हम पर यहाँ पर जुल्म होते हैं, तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट ये अलाउ करेगी कि आप जाएंगे? वो अपनी तौहीन समझेंगे, वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक कंट्री की बहुत बड़ी बदनामी है कि एक कम्युनिटी टोटली तौर पर यहाँ से चली जाए। तो ये भी लगभग नामुमकिन है। एक तरफ तो जमीन लेना, दूसरी तरफ यहाँ से निकलना एक साथ, वो नामुमकिन है। और अगर पैसे खर्चे की बात करें तो वो तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो भी आपको इतना खर्च नहीं दे पाएगी, वो इनकार कर देंगे, चाहे आप उनको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो भी इतना पैसा आपको दे नहीं पाएंगे। तो ये तीसरा आइडिया भी मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्लॉप है, क्योंकि हमारे पास या फिर बाबर जॉर्ज भट्टी साहब या फिर अमेरिका भी मिल जाए तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। अगला है गवर्नमेंट तश्कील देना। आपको एक गवर्नमेंट तश्कील देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है जिसमें आप एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें आप सरकारी इदारे बनाते हैं, और रियासत और अवाम को चलाने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ती है। और ये
क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए या फिर कह लें कि किसी के लिए भी ना तो बच्चों का खेल है बल्कि बड़ों के बस की भी बात नहीं है ये। अगला है द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, यानी कि आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप दूसरी कंट्रीज के साथ लेन देन, तजारत, ट्रेड या डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर सकें। इसका फायदा ये होगा कि आपको रिकग्निशन मिलेगी, दूसरी कंट्रीज आपको रिकग्नाइज करना शुरू करेंगी, आपका तशख्खुस जानना शुरू करेंगी, यूएन में आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएन का आपकी सॉवरेनिटी को डिक्लेयर करना, आपके तशख्खुस को मानना सबसे बड़ी बात है। उसका फायदा यह है कि जैसे ही यूएन आपको एक्सेप्ट करेगा, यूएन के साथ जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपको एक्सेप्ट करना ऐसा ऐसा शुरू कर देंगे, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के रास्ते भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे और आप अपनी जितने भी अंदर के काम है या फिर लोन वगैरह है, कर्ज वगैरह है, वो लेकर अपने काम कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है, अगर यूएन में 5 वीटो कंट्रीज में से एक भी आपके खिलाफ होती है तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, आप पर सैंक्शंस लगना शुरू हो जाएंगे। और 5 वीटो कंट्रीज डिफरेंट रीजन्स में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए जरूरी होगा कि पहले आपको इन 5 कंट्रीज के साथ बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने पड़ेंगे, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ बहुत सारी उनकी बातें माननी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें फिर मनवानी भी पड़ेंगी। उसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद तगोदो लगती है और इन 5 कंट्री का एक प्लेटफॉर्म पे आना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। और इसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट आपको थ्रेट मानती है इन केस देयर बॉर्डर्स और इंटरेस्ट, तो आप पर बहुत सारी सैंक्शंस लग सकती हैं और बिन बनाए आपके बहुत सारे दुश्मन फॉर्म हो जाएंगे जो बनने से पहले आपके वजूद के लिए खतरा बन जाएंगे। इसके अलावा जो मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूं कि एक स्टेट फॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारी मैन पावर, मनी पावर, इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ चाहिए, बहुत सारे फंड्स चाहिए, जो आई थिंक चाहकर भी नामुमकिन चीज है। और दोस्तों ये है सारी इस फ्री लैंड स्टेट की हकीकत। मैंने फैक्ट्स पर बात की है, ग्राउंड रियलिटीज पर बात की है और आपको बताया है कि एक स्टेट फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है और क्या क्या इंटरनेशनल रूल्स हैं एक स्टेट फॉर्म करने के लिए, अपने आप को एक नेशन अनाउंस करने के लिए। लेकिन फ्रीलैंड के चक्कर में कोई भी बेसिक चीज पर काम नहीं किया गया, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया गया, किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर पर काम किया नजर नहीं आ रहा, और जिसका सीधा मतलब है कि ये लगभग नामुमकिन है। और अगर आप किसी मौजूदे की उम्मीद रखते हैं तो भूल जाए, ना तो आप बनी स्टाइल है, ना जॉर्ज भट्टी साहब मूसा है, और ना ही आपके लिए मनोसलवा आसमान से खाना बरसेगा अगर आप फ्री नेशन के लिए या वादे की सरजमीन की तरफ चलते हैं। आपके पास एक ही मददगार है, वो रूल कुदस की मदद है, और उस मदद से आप अपने आप को देखें और सही लीडर्स को पहचानें और कोशिश करें कि जहां पर आप रह रहे हैं वहीं पर अपने हालात बेहतर करने की कोशिश करें। उसका एक सीधा रास्ता है, मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करवाएं और कोशिश करें तो यहाँ पर पढ़ लिख कर तरक्की करें और यहाँ से बाहर जाएं और वहां पर एक लैंड रहें और वहां पर फ्रीली रहें। फिर उसका चाहे नाम वहां पर फ्री लैंड रख सकते हैं आप। अदरवाइज अगर आप फ्री लैंड के ख्वाब देख रहे हैं तो दोस्तों आप एक ख्वाब में जी रहे हैं, और प्लीज उठ जाइए, वरना जब आपका ख्वाब टूटेगा तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। दोस्तों आपको अच्छी लगी वीडियो या बुरी लगी, वो इट्स अपॉन टू यू। मेरा काम था इस पर बेसिक रिसर्च करके एक रियलिटी बेस्ड वीडियो आपके सामने रख देना। अब आप सवाल पूछें, जरूर पूछें, उसके बाद अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।